हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौम्य एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का हमारा होने वाला है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 और उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को। तो बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लेंथ मेजर कर सकते हैं, हम मास मेजर कर सकते हैं, हम टाइम मेजर कर सकते हैं, हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर कर सकते हैं, हम लुमिनस इंटेंसिटी मेजर कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी मेजर कर सकते हैं, हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। इन सबको हम क्या कहते हैं? तो इन सबको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और उसमें से फिजिकल क्वांटिटी जो है वो हमें सीखनी है। और वो क्या है? तो वो है मास। वो क्या है? मास। तो बच्चों, ये मास होता क्या है? तो मास क्या होता है? मास इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मास इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, उसी को हम बोलते हैं इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यानी मास क्या होता है? तो मास जो है ये मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। यानी जहां जहां मैटर आएगा वहां वहां उसका मास आना है। पैदाइशी प्रॉपर्टी अपन जिसको बोलेंगे वो प्रॉपर्टी है मास। अब ये जो मास होता है इसका यूनिट क्या होता है बच्चों? तो इसका एसआई यूनिट होता है किलोग्राम। क्या होता है इसका एसआई यूनिट? तो इसका एसआई यूनिट होता है किलोग्राम। अगर हम मास की बात करें तो मास जो होता है जड़ी स्थली काष्ठीय हर कहीं पर मास हमेशा कॉमन रहेगा। उसका मास जो है वो चीज नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपने पोजीशन चेंज कर दी, आप जमीन पे हो तो आपका मास है 50 किलो। आप आसमान में गए, एरोप्लेन में गए तो भी आपका मास 50 किलो ही रहेगा। आप जुपिटर में गए तो भी आपका मास रहेगा 50 किलो। तो मास जो है वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, वो कहीं पर जाने से भी वो चेंज नहीं होगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम वेट की बात करें तो वेट क्या होता है? वेट होता है मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे को हम क्या कहते हैं? mg। राइट, वेट क्या आ जाएगा? तो वेट आ जाएगा mg। अब ये जो g की वैल्यू होती है बच्चों, ये पोजीशन के हिसाब से चेंज होती है। मान लो यहां पर अर्थ में g की वैल्यू है 9.81, जिसको हम पकड़ लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर वेट क्या आएगा? मान लो कोई एक इंसान है, इसका मास समझ लेते हैं 50 किलो, 50 केजी इसका मास समझ लेते हैं। तो इसका वेट कितना आएगा ऑन अर्थ? तो वो आएगा 50 इंटू 10। तो ये कितना आता है? ये आता है 500 न्यूटन। तो जो वेट होता है बच्चों, ये वेट जो होता है वेट पोजीशन के हिसाब से चेंज होता है, लेकिन मास जो है वो मास पोजीशन के हिसाब से चेंज नहीं होता। यही इस दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो मास जो है एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है। वो किसका कैरेक्टरिस्टिक है? तो वो है मैटर का। इसको नोट डाउन करो। फिर हम पढ़ते हैं लेंथ के बारे में। नोट डाउन कर लिया तो दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? तो दूसरी प्रॉपर्टी है लेंथ। दूसरी प्रॉपर्टी लिख लेता हूं। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है? तो दूसरी प्रॉपर्टी है लेंथ। तो बच्चों, केमिस्ट्री और लेंथ का क्या रिलेशन है? केमिस्ट्री में हमको लेंथ यूज करनी पड़ेगी। जैसे मान लो हमको एटॉमिक रेडाई निकालना है। हमको क्या निकालना है? एटॉमिक रेडाई। अब ये एटॉमिक रेडाई क्या होता है? तो मान लो ये न्यूक्लियस है,
ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, जिसके अंदर क्या है, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद है। और बाहर में कौन घूम रहा है, तो बाहर में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। अब यहां से यहां पर जो डिस्टेंस रहेगा, इसी को हम क्या कहेंगे, तो इसी को हम कहेंगे एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस। उसके बाद हमें ये किस में यूज करना पड़ेगा, तो जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ मेजर करने के लिए भी हमें लेंथ लेनी पड़ेगी। अब ये बॉन्ड लेंथ क्या होता है, मान लो ये एक एटम है, ये एक एटम है, ठीक है, दोनों किससे जुड़े हैं, तो दोनों किसी बॉन्ड से जुड़े होंगे। मान लो वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा या आयनिक बॉन्ड होगा या कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, कोई भी बॉन्ड होगा। तो यहां पर ये इस एटम का रेडियस है, सॉरी सेंटर है, और ये इस एटम का सेंटर है। तो दोनों सेंटर टू सेंटर जितना डिस्टेंस होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे बॉन्ड लेंथ। तीसरा हम यहां पर कहां पर यूज करेंगे, तो जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, उनकी वेवलेंथ गिनने के लिए भी हमें लेंथ की यूज करना पड़ेगा। और वेवलेंथ को किससे दर्शाते हैं, तो बच्चों वेवलेंथ को हम दर्शाते हैं लैम्बडा से। किससे दर्शाते हैं, तो उसको हम दर्शाते हैं लैम्बडा से। और ये वेवलेंथ भी किस में गिनी जाती है, तो वेवलेंथ भी मीटर में गिनी जाती है। अच्छा, जो लेंथ है इसका ऐसा यूनिट क्या है, तो बच्चों इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर। इसका ऐसा यूनिट क्या है, तो इसका ऐसा यूनिट है मीटर। अब ये जो एटॉमिक रेडियस है, बॉन्ड लेंथ है या वेवलेंथ है, ये बहुत छोटी छोटी होती है। तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, तो उनके लिए हम यूज करते हैं नैनोमीटर, और क्या यूज करते हैं, पिकोमीटर। क्या यूज करते हैं, नैनोमीटर और पिकोमीटर। नैनो मीन्स कितना होता है, तो नैनो मीन्स होता है 10⁻⁹ और पिको यानी कितना होता है, तो पिको यानी होता है 10⁻⁻12। अच्छा, एक कन्वर्जन मैं आपको लिख के देता हूं, इसको छाप लो, फिर एक कन्वर्जन लिख के देता हूं बच्चों। जो बच्चों पिको होता है, पिको यानी क्या होता है, तो पिको यानी होता है 10⁻⁻12 मीटर, सॉरी -12। उसके बाद नैनो यानी कितना होता है, तो नैनो यानी होता है 10⁻⁹ उसके बाद माइक्रो होता है, माइक्रो यानी होता है 10⁻⁻6। उसके बाद आता है आपका मिली यानी होता है 10⁻3। उसके बाद आता है सेंटी यानी होता है 10⁻2। उसके बाद आता है बच्चों डेसी यानी होता है 10⁻1, राइट। उसके बाद आता है डेका यानी क्या होता है, तो डेका यानी होता है 10⁻1। उसके बाद आता है हेक्टा यानी कितना होता है 10⁻2। उसके बाद आता है बच्चों किलो यानी होता है 10⁻3। उसके बाद आता है मेगा यानी होता है 10⁻6। मेगा नहीं रे बाबा, मेगा नहीं, मेगा। उसके बाद आता है गीगा यानी क्या होता है, तो गीगा यानी 10⁻9 होता है। अगर हम बोले पिकोमीटर तो कितना आएगा, 10⁻12 मीटर। अगर हम बोले नैनोमीटर तो कितना आएगा, 10⁻9 मीटर। अगर हम बोले माइक्रोमीटर तो कितना आएगा, 10⁻6 मीटर। तो इसको नोट डाउन कर लो बच्चों पहले, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, लिख लिया, तो चलो इसको मिटा देते हैं। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 3-डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। 3-डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, अगर वॉल्यूम की डेफिनेशन देखें
तो अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी अगर थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है वो स्पेस के अंदर कितनी एरिया को कवर करता है, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या आती है, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ये उसकी डेफिनेशन आती है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर क्यूब। और जनरली हम गैसेस और लिक्विड के लिए जो यूनिट यूज करते हैं, फॉर गैसेस एंड लिक्विड वी यूज लीटर। अब यहां पर देखो बच्चों, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 dm क्यूब होता है। 1 लीटर यानी कितना होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। अब यहां पर जो डी दिख रहा है, डी का मतलब क्या होता है, तो डी का मतलब होता है डेसी। क्या होता है, डेसी, यानी क्या होता है 10⁻⁻⁻1। अगर मैं यहां पर डी की जगह पे 10⁻⁻1 लिखूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻1 मीटर क्यूब। डी की जगह पे मैंने क्या लिखा, डी की जगह पे मैंने खाली 10⁻⁻1 लिख दिया, तो मुझे यहां पर क्या मिला, 1 लीटर इज इक्वल 10⁻⁻1 इंटू मीटर होल क्यूब आ गया। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो मुझे 1 लीटर इज इक्वल टू कितना मिलेगा, तो मिलेगा 10⁻⁻1 होल क्यूब इंटू मीटर होल क्यूब। अगर मैं यहां पर इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये कितना आएगा, ये आएगा 10⁻³ इंटू मीटर क्यूब। तो 1 लीटर कितना आ गया, 1 लीटर आ गया 10⁻³ इंटू मीटर क्यूब। अब 10⁻³ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/1000 इंटू मीटर क्यूब। तो 1 लीटर कितना आ गया, 1/1000 इंटू मीटर क्यूब। अगर मैं 1000 को इधर लेके जाऊं तो ये क्या बनेगा बच्चों, 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। तो ये मुझे एक रिलेशन मिल रहा है, 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। अब यहां पर हमें पता है बच्चों कि 1 मीटर कितना होता है, तो 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर होता है, हमें पता है। तो मैं अगर यहां पर 1 मीटर की जगह पे अगर 100 सेंटीमीटर पुट कर देता हूं तो यहां पर क्या आएगा, 1000 लीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होल क्यूब आएगा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये क्या आएगा, 100 क्यूब इंटू सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अगर 100 को मैं ऐसे लिखता हूं 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू सेंटीमीटर क्यूब, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1000 लीटर। ठीक है, ये कितना आता है, तो ये आता है 1000 लीटर। अब यहां से 2 जीरो, यहां से 2 जीरो कट कर देता हूं, यहां से 1 जीरो और यहां से 1 जीरो कट कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 लीटर इज इक्वल टू 100 इंटू 10 1000 सेंटीमीटर क्यूब मुझे मिल जाता है। तो 1 लीटर यानी कितना हो गया, तो 1 लीटर यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे पता है बच्चों 1 लीटर यानी 1000 मिलीलीटर होता है। 1 लीटर यानी कितना होता है, तो 1 लीटर यानी 1000 मिलीलीटर होता है। तो यहां पर मैं 1 लीटर की जगह पे 1000 ml लिख देता हूं, तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा 1000 ml इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां पर 1000 कट जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये एक रिलेशन मिल जाता है। और एक बात, जो हमारा सेंटीमीटर क्यूब होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम लिखते हैं सीसी। उसी को हम क्या लिखेंगे, सीसी। यानी यहां पर अगर 1 ml है तो ये कितना हो जाएगा, 1 cc हो जाएगा। तो ये एक नया रिलेशन मुझे मिलता है। तो इतने जो रिलेशन है हमको वॉल्यूम के अंदर पढ़ने हैं, तो पहले इसको नोट डाउन करो, फिर आगे की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। लिख लिया बच्चों, चलो इसे मिटा दें। आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़नी है, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी। राइट, नेक्स्ट चौथी प्रॉपर्टी कौन सी है, तो चौथी प्रॉपर्टी है बच्चों डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी को हम डेल्टा से दिखाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मास
अपॉन वॉल्यूम। मास का ऐसा यूनिट क्या है? तो मास का ऐसा यूनिट है केजी और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट है मीटर क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये तो हो गया इसका ऐसा यूनिट। अगर हम सीजीएस की बात करें तो सीजीएस का क्या होगा? तो वो होगा ग्राम पर एमएल, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है ग्राम एमएल टू द पावर -1। तो ये हो गया इसका सीजीएस यूनिट और ये हो गया इसका ऐसा यूनिट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? मान लो अगर हमें कोई क्वांटिटी दी है मास में, ठीक है, और उसका मान लो समझ लो उसको दिया है केजी में और उसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमें अगर उसकी डेंसिटी पता होगी तो हम इजीली केजी का कन्वर्जन लीटर में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो। लास्ट देखते हैं टेम्परेचर। मिटा दो इसको। तो लास्ट देखना है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है, ये हम किससे गिनेंगे? तो ये हम गिनेंगे टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर गिनने के 3 स्केल है हमारे पास। एक है डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। दूसरा है बच्चों डिग्री फ़ारेनहाइट और तीसरा है केल्विन। इसको हम डिग्री सेल्सियस से दिखाते हैं, उसको हम डिग्री फ़ारेनहाइट से दिखाते हैं और इसको केल्विन से हम दिखाते हैं। जो भी जनरल आपका थर्मामीटर होता है वो कहां से शुरू होता है? तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। अब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? तो ये है बच्चों आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और ये क्या है? तो ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, ये कितना होता है? तो ये अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो ये होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और ये होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब बात करते हैं इनके कन्वर्जन की या इनके इंटर रिलेशन की। तो रिलेशन बिटवीन डिग्री सेंटीग्रेड कॉमा डिग्री फ़ारेनहाइट कॉमा केल्विन। तो बच्चों जो डिग्री फ़ारेनहाइट होता है इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 ये होता है, प्लस केल्विन कितना होता है? तो वो होता है डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। ये दोनों उसके रिलेशन होते हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर हमारा यहीं पर खत्म होता है। कैसा लगा आपको आज का हमारा लेक्चर? अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।